गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो कल जहाँ तक हम लोग किए थे उसमें कोई डाउट है? हाँ सर। तो यहाँ तक हुआ था ना, सिंपल ट्यूब विथ लैटिस तक हो चुका था। यस सर। तो अब हेडिंग करो, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। ठीक है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। तो देखो, जो मेरा एक यूनिट सेल होता है, ठीक है, जो मेरा एक यूनिट सेल होता है वो तो ऐसा होता है, हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो यूनिट सेल है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी देखो, हम लोगों ने जैसे कल पैथिन फ्रैक्शन निकालने के टाइम क्या बोला था कि ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये कितना होता है? ए मान लिए, ए सेंटीमीटर या ए मीटर, कुछ भी, ए यूनिट मान लिए। तो ये भी मेरा क्या होगा? ए है। तो इस वाले यूनिट सेल का जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम मेरा कितना होगा? ए क्यूब बनेगा। यस सर। ठीक, अभी देखो, हम लोगों ने ये भी बोला था कि ये जो यूनिट सेल है इसका जो अगर मास निकालना है, कैलकुलेट करते अगर हम इसका मास निकालेंगे तो वो मास क्या होगा? मास ऑफ यूनिट सेल जो है, मास ऑफ यूनिट सेल मेरा क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम, होगा ना? जैसे हम लोग वॉल्यूम के यस टाइम सर। बोल रहे थे, पैकिंग फ्रैक्शन का जो बोले थे उस टाइम पे कि टोटल वॉल्यूम अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे? जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सब का वॉल्यूम इंटू जितने नंबर है। तो जब मास निकालेंगे तो जितना नंबर प्रेजेंट है इंटू हर एक का मास। तो अभी मान लो ये नंबर ऑफ एटम्स मेरा जेड है, जेड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, और मास ऑफ ईच एटम हो गया मेरा स्मॉल एम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स जो है ये हो दिया मेरा जेड, और मास ऑफ ईच एटम हो दिया मेरा एम। तो ये बन गया मेरा मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अभी देखो, अगर हम लोग तो यहाँ से पूछे कि व्हाट इज द डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बाय, यूनिट वॉल्यूम। यस, तो मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमने इसको डेंसिटी जो होता है उसको हम लोग डी से रिप्लेस कर दिए। मास ऑफ यूनिट सेल कितना निकला? जेड इंटू एम निकला। यस सर। वॉल्यूम कितना निकला? ए क्यूब निकला। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया मेरा यूनिट सेल का डेंसिटी निकल दिया। ठीक,
तो डायमेंशंस भी हम लोग यहीं से, इसी तो बोलते हैं यूनिट से जो कैलकुलेशन होता है ना, वो डेंसिटी का फॉर्मूला से बहुत बार न्यूमेरिकल पूछता है। हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे तब देखेंगे इस फॉर्मूला से बहुत बार न्यूमेरिकल आता है। अभी देखो ये एम मेरा क्या है, मास ऑफ एक सिंगल एटम है, मास ऑफ ईच एटम, सिंगल एटम। तो मास ऑफ सिंगल एटम जो होता है, मास ऑफ सिंगल एटम जो है, एक एटम का मास, ये हम लोग कैसे निकालेंगे पता है, 11th फर्स्ट चैप्टर मूल कंसेप्ट। एक एटम का मास कितना होता है, अगर हम पूछ रहे हैं कि एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो कितना होता है कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास सर 12। 12। ऑक्सीजन का सर 16। 16। तो ये 12 और ये 16 क्या सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम और एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास है? नो, दिस इज द एटॉमिक मास। ये 12 यहाँ लिखा रहता है, ये 16 यहाँ लिखा रहता है, मीन्स इट इज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का डेफिनेशन हम लोग का क्या था, याद करो। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नहीं नहीं नहीं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ठीक है, मतलब जितने वो एटॉमिक नंबर के लिए होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस सर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाँ, यहाँ पर वो नहीं बोल रहे, हम बोले ये एटॉमिक मास का डेफिनेशन जो होता है, एटॉमिक वेट होता क्या है। मोल कंसेप्ट ने याद करो बोला गया था कि 1 मोल एटम का जो मास होता है दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। यस 1 मोल एटम का जो मास होता है वो एटॉमिक वेट होता है। 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। वेट। यस हाँ सर मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। यस ठीक है, तो 1 मोल एटम मतलब कितने सारे एटम, 1 मोल एटम मतलब कितने सारे एटम। 1 मोल का क्या मतलब होता है, 1 मोल मतलब कितना नंबर, 30 नंबर तो 1 मोल बोला जाता है। Which number is known as mole, 1 mole? एवोगाड्रो नंबर याद है ना। यस सर। तो सर इस 6 into power 23। हाँ, तो इस नंबर तो बोला जाता है मोल नंबर, मतलब यस इतने नंबर्स इक्वल्स टू 1 मोल। अब मेरे पास 1 मोल है मतलब इतने नंबर है। 1 मोल अगर एटम है तो इतने सारे एटम है, 1 मोल मॉलिक्यूल है तो इतने सारे मॉलिक्यूल है। तो हम अगर बता ले कि 1 मोल एटम का मास एटॉमिक वेट, तो सपोज हम बोल रहे थे 1 मोल कार्बन का जो मास हुआ वो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हुआ। तो 1 मोल कार्बन मतलब कितने सारे कार्बन प्रेजेंट है। सर 12 into 6 into 10 to power 3 23। 12 इंटू क्यों किए, डिवाइड करेंगे सर। 12 से, हाँ तो अगर हम लोग जैसे नहीं, देखो समझो बात तो होती, 1 मोल एटम का मास एटॉमिक वेट हुआ ना, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि 1 मोल कार्बन एटम, ठीक है, मास जो भी है मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। तो 1 मोल कार्बन एटम मतलब कितना, 1 मोल कार्बन एटम मतलब 1 मोल का मतलब तो इतना ही होता है ना। अब यहाँ पर कार्बन लिए तो इतने सारे कार्बन, ठीक है। सो मास ऑफ इतने सारे कार्बन का जो मास होगा वो एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास कितना है 12 ग्राम। तो अगर हम यस पूछ रहे हैं कि मास ऑफ
सिंगल, एक अकेला सिंगल कार्बन एटम, उसका मास क्या होगा? 12 बाई दिस वन। yes, इतने सारे कार्बन का मास 12 होता है, एक एटम का मास कितना होगा? 12 बाई दिस। 12 फिर तो मास ऑफ सिंगल एटम जो है, मास ऑफ सिंगल एटम तब कैसे निकलेगा ना? मास ऑफ सिंगल एटम निकलेगा जो भी मेरे पास एटॉमिक वेट है, yes sir, या फिर अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ऐसे निकलेगा। ठीक है, yes sir, तो अभी यहाँ से समझो, अगर हम एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट ये जो है, इसको अगर हम कैपिटल एम से रिप्लेस कर दें और ये एवोगाड्रो नंबर एन बन दिया, तो देखो ये जो स्मॉल एम था, स्मॉल एम बराबर क्या बना? कैपिटल एम बाय एन ए। तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो क्या होता? जेड इंटू एम, इस एम तो हट गया ना एम बाई एन से, एम नीचे है ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये होता है मेरा डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ से हम लोग तो न्यूमेरिकल करना होता है। समझ में आया? yes sir, किसी भी पोर्शन में डाउट है? no sir, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना, तो हम यहाँ पर स्लाइड में दे चुके हैं, उसको नोट डाउन करना। ठीक है, देखो लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल, अच्छा सिर्फ ये वाला तरह ड्रॉ कर लो। ठीक, ये ड्रॉ कर लो, ये जो जितना भी हम अभी समझाए ये सब स्लाइड में दे दे, वहां से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मेरा कितना आया? ए क्यूब। यहाँ पर एक यूनिट सेल सिर्फ ड्रॉ कर देना है। yes, ठीक है, इसका लेंथ है ए, ए, तो वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल जो बताए क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, दैट इज जेड इनटू स्मॉल एम। यहाँ पर बोल दिया है कि जेड मेरा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल एंड एम इज द मास ऑफ सिंगल एटम। ठीक है, तो अभी बताओ मास ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल जेड फॉर एफसीसी कितना होगा? एफसीसी के लिए ये नंबर कितना था? sir FCC, एफसीसी, हाँ, फेस सेंटर, फेस sir filter का sir 2, फेस सेंटर था 2, बॉडी yes सेंटर का sir, सर बॉडी सेंटर का 1 था, फेस सेंटर का 2 था, और हेक्सागोनल का वो 6। अभी भी याद नहीं हुआ है, हम कल बोले। देखो एक बार नोट निकालो, फेस सेंटर में कितने एटम्स निकला था देखो। सर फेस सेंटर में सर 1, नहीं 1 नहीं है, देखो देखो, 2 था। 2 भी नहीं है, 4 था। फेस सेंटर में 4 निकला था, ओके बॉडी सर, सेंटर का 2 निकला था, सिंपल क्यूबिक का 1 निकला था। ये याद क्यों नहीं हो रहा है? लगातार 3 से 4 क्लास में ये यूज हुआ, फिर भी ये याद क्यों नहीं हो रहा है कि फेस सेंटर में 4 है? निकाल लो, कैलकुलेट करके निकाल लो कॉन्सेप्चुअली कि फेस सेंटर मतलब फेस में है, तो कॉर्नर वाले से तो 1 आएगा। फेस मेरा 6 है और 6 फेस 2 में डिवाइड है, तो 6 इंटू हाफ 3 हो दिया, कल भी तब बता दिए। तो फेस सेंटर 4, बॉडी सेंटर 2, सिंपल क्यूबिक 1, ये तो अब एकदम याद हो जाना चाहिए। मतलब ये तो 5 + 5 10 वाला बात है। फिर देखो मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, मास ऑफ एन एटम एक सिंगल एटम का जो मास है, ठीक है, वो क्या होगा? कैपिटल एम बाई एन, एवोगाड्रो नंबर, जहां पर एम तो बोला जाए मोलर मास, ये एटॉमिक है तो एटॉमिक मास भी हो सकता है।
तो उसी तो रिप्लेस कर देंगे, तो मेरा जो डेंसिटी रहेगा वो डेंसिटी आ जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये रहा देखो मास ऑफ यूनिट सेल जो यहाँ से मिला हमको जेड इंटू एम करते, जेड इंटू एम बाई वॉल्यूम ए क्यूब, तो ऊपर से मिला ए क्यूब। फिर एम तो रिप्लेस कर दिए, ये वाला पोर्शन से एम तो रिप्लेस कर दिए यहाँ पर, तो ये जेड इंटू कैपिटल एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए हो गया। जेड नंबर ऑफ एटम, एम मोलिकुलर मास, ए क्यूब वॉल्यूम और एन ए हो गया एवोगाड्रो नंबर। ए मेरा एज है, ठीक है, ए मेरा ये लेंथ है, तो नोट डाउन करो इसको। ये सब डन, पूरा हो गया। हाँ सर। अच्छा, पता है। चलो, तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन का क्या मतलब है कि वो सॉलिड मेरा परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, उसी तो हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट, ठीक है। तो सॉलिड में डिफेक्ट क्यों आ सकता है, इम्परफेक्ट सॉलिड क्यों हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। देखो जब ये सारा बन रहा था, मतलब जब ये क्लोज पैकिंग हो रहा था एटम्स का, तो एटम्स आपस में कंबाइन तो कर रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ वैकेंट स्पेस भी तो लीव कर रहा था ना, मतलब सम वैकेंट स्पेस आर प्रेजेंट देयर, वैकेंट स्पेस कुछ प्रेजेंट था। तो हाँ सर। यही वैकेंट स्पेस जो है ना, यही मेरा क्या करता है कि बहुत बार डिफेक्ट जनरेट करता है। तो इससे तो समझ में आ रहा है कि हाँ पूरा सॉलिड तो पूरा जैसे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया है, कुछ ना कुछ स्पेस वैकेंट है, तो उसी टाइप तो बोला जाता है इम्परफेक्ट या डिफेक्ट। तो इसका और भी कुछ रीजंस है जो इम्परफेक्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से सॉलिड एटम्स सही से प्लेस नहीं होते हैं, ठीक है, जितना होना चाहिए सही से प्लेस नहीं होता है, इसलिए उसको बोला जाता है डिफेक्ट, ठीक है। मान लो हम लोगों ने तो ये मूर्ति बना रहे, या फिर कुछ भी एक आइटम बना रहे, ठीक है, मॉडल बना रहे, कोई भी एक मॉडल बना रहे सपोज, ठीक है, एक घर बना रहे। अब मान लो उस घर का ये जो रूफ है इसमें क्रैक है, तो हम लोग इस घर को परफेक्ट बोलेंगे या फिर इम्परफेक्ट बोलेंगे, सर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट बोलेंगे। अब ये इम्परफेक्ट क्यों हुआ, बहुत से रीजन हो सकता है। जब ये रूफ ढलाई क्योंकि हो रहा, हाँ बोलो। सर क्योंकि इसमें रूफ में डिफेक्ट है, इसलिए ये इम्परफेक्ट हो गया। हाँ, रूफ में डिफेक्ट है इसलिए इम्परफेक्ट बोले। तो अब बात है तो ये डिफेक्ट हुआ क्यों, तब ये डिफेक्ट बहुत तरीके से हो सकता है। सपोज हम लोग जब ये रूफ ढलाई कर रहे थे, तो उस टाइम पे सीमेंट इस टू वाटर का जो रेशियो है वो सही से शायद नहीं है, उसमें जो सैंड दिया जाता है वो शायद सही से नहीं है, ठीक है। जितना अमाउंट में सनलाइट होना चाहिए उससे ज्यादा सनलाइट आ दिया तो जाते वो क्रैक आ सकता है,
जो मेरा लेबर था वो सही से काम नहीं किया, इसके वजह से क्रैक आ सकता है। तो बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से एक घर परफेक्ट नहीं बन सकता है, रूफ परफेक्ट नहीं हुआ। तो ये जो भी रीजन है जिसकी वजह से वो परफेक्ट नहीं हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट। और वही चीज जब सॉलिड में दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है। तो देखो ये जो इम्परफेक्शन होता है जो सॉलिड होता है, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे रीजन बताए। तो ये मेनली ऑफ टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स। टाइप का मतलब हम क्या बोले, एक बार हो सकता है कि रूफ क्रैक कर दिया हो, एक बार बोल सकते थे वॉल मेरा क्रैक कर दिया हो। तो ये दो टाइप हुआ, या तो रूफ क्रैक करेगा या वॉल क्रैक करेगा, टाइप्स हुआ। तो वो टू टाइप्स कौन कौन से है, एक देखो पॉइंट डिफेक्ट और एक होता मेरा लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मेरा क्या है, पॉइंट डिफेक्ट से देखो हम लोग ऐसे सॉलिड बना रहे थे, यूनिट सेल बना रहे थे। ठीक है, मान लो बीच में और भी एक लाइन है, बीच में सपोज और भी एक लाइन है। तो एटम्स जो है, एटम्स तो सारे पोजीशंस पे प्रेजेंट है। एटम सपोज यहाँ प्रेजेंट है, एटम सपोज यहाँ प्रेजेंट है, एटम यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, सारी जगह पे है और नहीं दिखाए। तो पॉइंट डिफेक्ट तब होगा जब व्हेन एनी एटम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इज मिसिंग। यहाँ से कोई भी एक पॉइंट से एक एटम अगर मिस हो गया, तब जाते हम उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और अगर ये पूरा का पूरा लाइन ही मिस हो गया, पूरा का पूरा लाइन का एटम ही मिस हो गया, तब उसको बोला जाता है लाइन डिफेक्ट। समझ में आया बात को। हाँ सर। देखो यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा है कि पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट। मतलब जैसे आइडियली होना चाहिए था सारे पॉइंट पे, वहां से डेविएशन करेगा या फिर मिसिंग होगा, इरेगुलरिटी होगा, तो उसको बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट क्या है कि इरेगुलरिटीज या डेविएशन जो भी है वो आइडियल अरेंजमेंट से, वो कहां पर होगा, इन एंटायर रोज ऑफ लैटिस पॉइंट। मतलब ये पूरा का पूरा रो मेरा इरेगुलरिटी हो गया, पूरा का पूरा रो मेरा मिस हो गया, तो उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। समझ में आया। जब सिर्फ एक सिंगल पॉइंट मिस होगा तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे, और जब पूरा का पूरा रो मिस हो जाएगा तब उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है। यस सर। होता है तो यहाँ पर सिर्फ ये दोनों का डेफिनेशन लिख लो। डिफेक्ट्स आर टू टाइप, पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट डिफेक्ट का डेफिनेशन लिखो, लाइन डिफेक्ट का डेफिनेशन लिखो।
हो जाए तो बोलो। हो दिया। यस सर। होते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ और डिफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े कि डिफेक्ट्स मेरा होता, इम्परफेक्शन मेरा होता टू टाइप, एक पॉइंट टाइप और एक होता लाइन डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट्स में कुछ टाइप्स बनता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट सेटिंग करो, जिसमें से जो फर्स्ट है दैट इज स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। जो फर्स्ट है वो है मेरा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? ये स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? Sir, for example, sir, 2a plus 3b gives 4c plus 5d. और एक बार, Sir, और एक बार बोलो, क्या बोले? sir, for example, sir, 2a plus 3b gives 4c plus 5d. 4c प्लस 5d, Yes, sir. ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है। नहीं सर, तो ऐसा स्टोइशियोमेट्री का क्या मतलब हुआ? ठीक है, ठीक है, जो तुम बोल रहे हो, तो यहाँ से स्टोइशियोमेट्री का क्या मतलब हुआ? सर जो उसका कोफिशिएंट, जैसे a का कोफिशिएंट 2 है, हाँ, फिर तो फिर वही उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ठीक है, है 2। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दैट्स मीन जो बेसिकली कोएफिशिएंट होता है किसी भी एटम का एक रिएक्शन में एलिमेंट का, उसी तो हम लोग बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री नंबर। तो सिंपली हम लोग मोल नंबर भी बोल सकते हैं ना। हाँ सर, मोल मोल नंबर। नंबर, हम लोग जब बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं तो सामने वाले को मोल ही मानते हैं ना, हाँ सर, नंबर ऑफ मोल्स नंबर मानते ऑफ हैं। मोल्स। तो स्टोइशियोमेट्री का मतलब हुआ बेसिकली नंबर। तो स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट का मतलब डिफेक्ट तो होगा, लेकिन उसका स्टोइशियोमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री मेरा सेम रहेगा। मतलब मान लो अगर मेरे पास पहले, मेरे पास डिफेक्ट से पहले जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें सपोज 8a था और 10b था, तो रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना होगा? ये रेशियो हो जाएगा मेरा 4a:5b, ठीक है। ये रेशियो हो जाएगा 4a:5b। यस सर। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब वैसा ही डिफेक्ट जहां पर डिफेक्ट तो है लेकिन ये रेशियो चेंज नहीं होता है। मतलब एटम्स का जो नंबर का रेशियो होता है वो रेशियो चेंज नहीं होता है, उसको बोला जाता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जहां पर ये नंबर चेंज होता है उसको बोला जाता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। मतलब डिफेक्ट होगा लेकिन स्टोइशियोमेट्री तो चेंज नहीं करेगा, स्टोइशियोमेट्री तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट।
हाँ देखो पहले कितना था, तो पहले था 8A 10B। अभी हो सकता है कि ये 8 ना हो, लेकिन जो रेशियो है वो रेशियो मेरा सेम रहेगा। ठीक है, रेशियो से हम लोग तो पता चलता है स्टोइशियोमेट्री कितना होता है। रेशियो से हमको पता चलता है कि वो स्टोइशियोमेट्री मेरा कितना होता है। ठीक, तो ये स्टोइशियोमेट्री मेरा सेम होना चाहिए, उसी तो बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या बोलता है इसका डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में हम लोग तो क्या बोल रहे हैं, तो सेम थिंग। डेफिनेशन में जो हम लोग तो बोल रहे हैं दैट इज सेम थिंग, these are the point type defects that do not disturb the stoichiometry of the solid, do not disturb the stoichiometry of the solid। स्टोइशियोमेट्री डिफर नहीं चलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री सॉलिड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी की तरह हम लोग इंट्रिंसिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब समझ में आया क्या है, जिसमें स्टोइशियोमेट्री जो है, स्टोइशियोमेट्री मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइशियोमेट्री। ओके, समझ में आया। यस सर। अब देखते हैं कि ये स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट कैसे होता है। देखो फर्स्ट जो होता है वो होगा फ्रॉम वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट जो होता है वो फ्रॉम वैकेंसी डिफेक्ट। अभी वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है, तो वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब क्या होता है, सर एम्प्टी स्पेस जो एम्प्टी, ऑक्यूपाई। एम्प्टी स्पेस। हाँ, कोई भी एक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कहीं पर वैकेंसी है, वैकेंसी का मतलब क्या, कहीं भी खाली जगह है किसी काम के लिए, किसी भी चीज को प्लेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। तो हम लोग ये सारे किसके अंडर पढ़ रहे, हम लोग ये सारे पढ़ रहे पॉइंट, अच्छा यहीं पर तो हेडिंग है, हम लोग ये सारे पढ़ रहे पॉइंट डिफेक्ट्स के अंडर। यस सर। तो पॉइंट मेरा एम्प्टी होगा, तो ये लैटिस पॉइंट मेरा एम्प्टी होगा, वैकेंट क्रिएट करेगा, तब जाकर जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको बोलेंगे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट। और वो फॉर बाय द सेम वैकेंसी डिफेक्ट अगर वहां पर स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुआ तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन में वही बोला है वैकेंसी डिफेक्ट का, कि व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स, सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट। ठीक है, जब कुछ लैटिस साइड्स वैकेंट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और अच्छे से समझ में आएगा ये डायग्राम से। देखो एटम्स कैसे प्रेजेंट था, एक एटम से यहाँ प्रेजेंट था, एक एटम से यहाँ प्रेजेंट था, फिर जाकर एक एटम से यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ भी 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 था, फिर यहाँ भी है। ठीक है, दो अलग अलग एटम्स है ना, इसलिए अलग अलग हम कलर करके समझा दिए, और दोनों अल्टरनेट करके प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो ये मान लो मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो देखो इस एक्चुअल स्ट्रक्चर से जब मेरा डिफेक्ट हुआ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर एक वैकेंट क्रिएट हो गया, मतलब ये वाला जो एटम था ये मेरा मिसिंग हो गया। फिर ये वाला एक, अब देखो एक एटम अगर मिसिंग होता तो रेशियो मेरा सेम नहीं होता ना, क्योंकि चलो यहाँ पर हम लिखते हैं पर्पल
इज टू ग्रीन। तो पहले पर्पल कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। पहले पर्पल था 6 और यस। ग्रीन कितना था, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 था। हाँ सर। दैट इज रेशियो कितना था, 1:1। 1:1। लेकिन मान लो कि एक ग्रीन मिस हो गया, सिर्फ एक ग्रीन मिस हुआ है, पर्पल मिस नहीं हुआ है, सिर्फ एक ग्रीन मिस हुआ है, तब जाते क्या होगा, पर्पल रिमेन सेम ना 6, लेकिन हाँ। 1 ग्रीन मिस हुआ है तो वो हो जाएगा 5। तो ये रेशियो क्या पहले जैसा रहा, नो सर, सर नहीं रहा। डिफेक्ट। ठीक, तो रेशियो पहले जैसा होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ग्रीन मिस हो रहा है तो पर्पल को भी मिस होना चाहिए, तब ये हो जाएगा 5:5, दैट्स मीन 1। 1:1। तो स्टोइसियोमेट्री मेरा रिमेन सेम। तो इसीलिए देखो एक ग्रीन अगर मिस हुआ है तो एक पर्पल भी मेरा यहाँ पर मिस हुआ है। ठीक है, तो मेरा स्टोइसियोमेट्री मेरा डिफेक्ट, स्टोइसियोमेट्री टाइप मेरा डिफेक्ट बना जिसमें स्टोइसियोमेट्री का कोई हेरफेर नहीं है। ठीक है, ऐसे भी काउंट कर सकते हो, पहले जो नंबर था टोटल नंबर कितना था, 4 × 3 12, दैट इज इवन नंबर। अभी अगर सिर्फ एक मिस हो जाएगा तो वो ऑड बन जाएगा ना, 11 12 से 11 हो जाएगा, इसीलिए हमको 2 मिस करना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा, तो इवन फिर से बनेगा। तो एक एटम मिस होने से दूसरा और एक एटम मिस होगा ताकि वो स्टोइसियोमेट्री को बैलेंस कर पाए, उसी तो बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो वैकेंट यहाँ क्या बोला कि सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, मतलब ये जो एटम्स मिसिंग हुआ ये इस क्रिस्टल के अंदर कहीं प्रेजेंट नहीं है, इस क्रिस्टल से वो बाहर चला दिया है। देखो बाहर चला दिया इसीलिए वो वैकेंट है, पूरा का पूरा स्पेस वो कहीं पर इस क्रिस्टल में प्रेजेंट नहीं है, वो सीधा बाहर चला दिया है, इसलिए इसको बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट कि वो बाहर चला दिया है, वहां पर वैकेंसी क्रिएट हुआ है। समझ में आया? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नोट डाउन करो। डायग्राम तो ड्रॉ करना तो समझ में आएगा, डायग्राम स्पेशली ड्रॉ करना है अभी सब में। सर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो को सेम रखना जरूरी होता है ना? हाँ, स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइसियोमेट्रिक रेशियो सेम होगा, तभी उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके सर। হ্যাঁ না, রুমটা বন্ধ না, ওই জন্য यस सर, डन। होते हैं। चलो फिर हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइसियोमेट्रिक का और एक डिफेक्ट होता है, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, इंटर स्टेट मतलब वो बीच में प्रेजेंट है। अब बीच में प्रेजेंट होने का क्या मतलब हुआ, हम लोग पहले यहाँ से समझ लेते हैं
ये जो एटम्स यहाँ से मिस हो गया था, मतलब ये पूरा का पूरा क्रिस्टल से वो बाहर आ गया था, इस क्रिस्टल में और कहीं नहीं था, वो बाहर आ गया था, तो एक वैकेंसी क्रिएट हुआ था जिसको बोला गया वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन मान लो ये एटम अपने स्पेस से तो अपने पोजीशन से वो मिसप्लेस हुआ है, यहाँ से वो मिसप्लेस हुआ है, लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं चला गया है, वो यहाँ से उठकर सपोज यहाँ बैठ गया है, ठीक है। उस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, कि अपने पोजीशन पे नहीं है, पोजीशन से हट के क्रिस्टल तक कहीं पर भी बीचों बीच या फिर कहीं पर भी वो बैठ जा अंदर में, जिसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन, इसीलिए उस डिफेक्ट को बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ में आया? सर एक बार फिर से सर, इंटरस्टिशियल। देखो हम क्या बोल रहे, जब वैकेंसी डिफेक्ट हुआ तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब ये इस जगह से पूरा पूरी बाहर चला गया, क्रिस्टल से पूरा बाहर चला गया, कहीं नहीं हाँ है क्रिस्टल में, इसीलिए वो स्पेस वैकेंट क्रिएट हुआ। हाँ सर। लेकिन इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि यहाँ से वो मिसप्लेस तो होगा, लेकिन वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा, क्रिस्टल से और भी कोई पोजीशन में जाते बैठ जाएगा। ओके हम तो सर। पता है बीच में वॉइड स्पेस बहुत सारे होता है ना एटम्स के यस बीच में, तो वो बहुत इसी भी वॉइड में जाते छुप गया, तो वो यस। अपने पोजीशन पे नहीं है, लेकिन है तो क्रिस्टल के अंदर, लेकिन वो डिफेक्ट तो जनरेट कर रहा है, उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके सर। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन हम लोग तो क्या बोल रहे हैं, to when some constituent particles occupy an interstitial site। इंटरस्टिशियल साइट का मतलब यहाँ पर देखो बीच का जो वॉइड स्पेस होता है एटम्स के बीच में, वहां पर जाते वो ऑक्युपाई कर चुका है, ऑक्युपाई कर चुका है बीच में, उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, some constituent particles occupy an इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट मतलब ये बीच वाला साइट, जो वॉइड स्पेस वाला साइट्स होते हैं उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइट। तो अब उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, लाइक दिस, कि अपने पोजीशंस पे है और उसके साथ बीचों बीच वाले पोजीशंस पे आ जाता है, उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने सारे मेरे एटम्स था, यहाँ पर मेरा जितने सारे एटम्स पहले था, अभी डिफेक्ट के बाद उतने सारे एटम्स है या उससे लेस नंबर ऑफ एटम्स है? वैकेंसी डिफेक्ट में जो पहले था, डिफेक्ट के बाद सेम नंबर ऑफ एटम्स है या उससे लेस नंबर ऑफ एटम्स है या मोर नंबर? पहले कितना था, पर्पल और ग्रीन मेरा कितना था, 6 और 6 था, अभी कितना है? यस सर। डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? नहीं सर। हम पूछ रहे हैं हाँ वैकेंसी डिफेक्ट में, इन वैकेंसी डिफेक्ट, बिफोर डिफेक्ट, डिफेक्ट से पहले मेरे हाँ सर। पास एटम पहले कितने था, 6:6 था, 6। ठीक, मतलब टोटल मान लिए तो 12 था, टोटल 12 था। डिफेक्ट के बाद मेरा कितना है? सर डिफेक्ट के बाद सर 11 हो गया सर, 6:5 हो गया। 5:5 होगा ना, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। सर पहले 6:5 और फिर हाँ, 5:5। पहले 6:5 हुआ, फिर 5:5, तो फाइनली मेरे पास कितना होगा, 5:5 ना, तभी तो स्टोइशियोमेट्रिक बोलेंगे। यस सर। तो पहले था मेरे पास 12 एटम्स, अभी कितने हैं, 10 एटम्स। 10। तो जो डेंसिटी होगा देखने में जो लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो डेंसिटी होगा, कौन सा सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां 12 एटम्स है या फिर जहां पर 10 एटम है? सर जहाँ 12 आइटम्स है। जहां 12 एटम्स है। तो हाँ जब सर। डिफेक्ट हो गया तो डिफेक्ट होने के बाद मेरा जो सॉलिड का डेंसिटी है वो डिक्रीज कर दिया। यस सर। लेकिन जब
ये होता है स्टोइसियोमेट्रिक में इंटरस्टिशियल होता है, तो इसमें देखो डिफेक्ट के बाद बढ़ जाता है डेंसिटी। क्यों? क्योंकि अपने पोजीशंस पे तो एटम्स प्रेजेंट है और उसके साथ साथ बीच में भी प्रेजेंट है एक्स्ट्रा एटम, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी मेरा बढ़ जाता है, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ओके सर। ठीक है। अब एक बात याद रखना कि ये जो मेरा वैकेंसी हुआ, ये जो मेरा वैकेंसी डिफेक्ट था और ये जो मेरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था, ये दोनों हम लोगों को कब देखने को मिलेगा? ये हमको देखने को मिलेगा नॉन आयोनिक सॉलिड में, आयोनिक वाले पे नहीं, नॉन आयोनिक सॉलिड पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब बोथ दी वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट as explained can be shown by non ionic solid। ठीक है, जैसे यहाँ पर वो दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। जो भी है वो मेरा कौन शो कर रहा है? शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शोन बाय नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक मतलब कोवेलेंट वाले, हाँ सर। ठीक है, नॉन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड से जो होगा ना, आयोनिक सॉलिड से थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंटल डिफेक्ट और स्कॉर्टी डिफेक्ट। हम लोग आएंगे इसके बाद, तो पहले ये नोट डाउन करो, इंटरस्टिशियल तो पहले नोट डाउन करो विद डायग्राम। यस सर, डन। होता है। चलो, तो ये हुआ स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंडर
वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ज्योति कौन शो करता है? नॉन आयोनिक सॉलिड, जो शो करता है नॉन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड कौन सा शो करता है? आयोनिक सॉलिड स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर शो करता है फ्रैंकेल एंड स्कॉट्टी। ठीक है, तो अब ये फ्रैंकेल और स्कॉट्टी क्या होता है हम लोग वो देखते हैं। चलो, तो फ्रैंकेल में होता क्या है पहले उस बात को समझो। यहाँ पर देखो एक लाइन लिखा हुआ है, कहाँ दिया, ये रहा, आयोनिक सॉलिड्स मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसका क्या मतलब है? ऑलवेज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए क्या बोले? सर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब जितने कैटायंस उतने आनायंस, हाँ सर। मतलब चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ आनायन तो सेम होना चाहिए। हाँ सर, वो ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों चार्ज बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए वो फ्रैंकेल और स्कॉट्टी शो करता है। तब देखो ये फ्रैंकेल है क्या? देखो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है। ठीक है, जहां पर मान लो कि ये जो मेरे क्या बोला जाए, सपोज मान लो ये जो रेड वन है ना, ये मान लो Na+ है, और ये जो ब्लैक वन है ये मान लो Cl- है। ठीक है, तो देखो कैसे अरेंजमेंट है, सारे ऑरेंज वाला Na+ एज्यूम करो, तो Na+ और सारे ये वाले Cl-, तो NaCl 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 ऐसे करते वो अरेंज है। तो अगर हम काउंट करेंगे तो देखेंगे नंबर ऑफ Na+ आयन मस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ Cl- आयन। ठीक, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि फ्रैंकेल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो शो करेगा, लेकिन डिफेक्ट भी शो कर रहे। तो कैसा डिफेक्ट शो कर रहे? ना मान लो कोई भी एक एटम अपने पोजीशन से हट गया और वो इस वाले पोजीशन से हटकर यहाँ पर आते बीच में बैठ गया। ये बीच वाले पोजीशन तो क्या बोले थे? ये बीच वाले पोजीशन तो हम लोग यहाँ पर क्या बोले? ये पोजीशन तो, इनिशियल डिफेक्ट। हाँ, डिफेक्ट हुआ, और पोजीशन तो हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। यस सर। तो यहाँ पर जब फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है तो जो मेरा कोई भी एक आयन, ठीक है, इधर इट कैन बी कैटायन और एनायन, वो अपना पोजीशन से हटकर इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, वो अपने पोजीशन से मिसप्लेस होकर इंटरस्टिशियल पोजीशन वो ऑक्युपाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये तो नेक्स्ट डायग्राम में और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग अरेंजमेंट देखे तो NaCl 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 Na, यहाँ पर Na होना चाहिए था, लेकिन वो Na कहाँ पर है? वो Na चला दिया इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। ठीक है, होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ से हटकर चला दिया यहाँ पर, बाकी सारे जगह पे ठीक है। तो इस टाइप ऑफ डिफेक्ट तो बोला जाता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। लेकिन इसमें भी देखो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो है। क्यों है? क्योंकि ये एटम लैटिस के अंदर ही प्रेजेंट है, लैटिस से बाहर तो नहीं चला दिया ना, मतलब इसका चार्ज इसी क्रिस्टल का अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया? समझ में आया? ये डाउट है? हाँ सर, समझ में आ गया। आई कांट हियर यू। हाँ सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है कि अपने पोजीशन से हटकर वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, चला दिया, लेकिन जो चार्ज है वो चार्ज तो अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही है।
मान लो ये मेरा एक टोटल किसी का एक ये बंगलो है और इस बंगलो में 4 रूम है। तो यहाँ पर Na प्लस है, यहाँ पर Cl माइनस है, यहाँ भी Na प्लस है, यहाँ भी Cl माइनस है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब बोल रहे थे ये Cl माइनस यहाँ नहीं रहेगा, इसको यहाँ पसंद नहीं है, ये बोल रहे थे हम यहाँ पर रहने दे, ठीक है रहो। तो ये तो अरेंजमेंट तो डिफेक्ट्स होती है, ठीक है अरेंजमेंट तो डिफेक्ट्स हो गया कि यहाँ पर होना चाहिए था, तो वो डिफेक्ट हो गया फ्रंटल डिफेक्ट। लेकिन जो ओवरऑल चार्ज है, ये वाला जो घर था इस बंगलो का जो ओवरऑल चार्ज है वो अभी भी बैलेंस्ड है। ये Cl अगर यहाँ भी होता तो भी प्लस माइनस, ये तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये तो टोटल प्लस कितना, टोटल 4 प्लस टोटल माइनस कितना 4 माइनस। अभी ये उठकर अगर यहाँ चला भी दिया तो भी क्या होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो अभी भी देखो 4 प्लस है और 4 ही माइनस है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो शो कर रहा है। समझ में आया? वो सिर्फ अपना पोजीशन छोड़ा है, पोजीशन छोड़ते वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे गया है, लेकिन है तो उसी क्रिस्टल में अभी भी, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हुआ। और इस टाइप ऑफ डिफेक्ट तो बोला जाता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक, देखो उसी तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर वैकेंट हो गया और वो वाला वैकेंट पोजीशन यहाँ पर वैकेंट हुआ तो एटम कहाँ चला गया, ये बीच में चला गया, इसको बोला जाता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। ओके सर। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, तीनों नहीं ड्रॉ करना है, कोई भी पहले इसको ड्रॉ कर दो और फिर इसको ड्रॉ कर दो। ओके सर, दोनों ड्रॉ कर। हाँ ये दो ड्रॉ कर दो तो ही समझ में आ जाएगा। ये तो समझने के लिए था, तो यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से वो यहाँ चला गया बस। यस सर। डन। यस सर। ओके, तब भी इसके रिगार्डिंग हम लोग ये कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन करो। तो क्या बोला है कि दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सॉलिड, जो स्मॉलर आयन है यूजुअली जो कैटायन होता है वही मेरा डिसलोकेटेड होता है फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइड। क्यों? क्योंकि जो लार्ज एटम्स हो जाएगा, जैसे कि मान लो ये एनायन होगा, तो ये इंटरस्टिशियल पोजीशन ना बहुत स्मॉल पोजीशन होता है, स्मॉल स्पेस होता है, तो ये लार्ज एटम यहाँ पर फिट नहीं हो पाएगा, स्मॉल एटम फिट हो पाएगा, इसलिए जनरली कैटायन यहाँ पर मूव करता है। ठीक है, जनरली इसलिए यहाँ पर कैटायन मूव करता है। It creates a vacancy defect at its original site. Vacancy defect create करता है original site and an interstitial defect in new location. जो नया लोकेशन है वहां पर interstitial defect को क्रिएट किया। फिर देखो क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का कोई डेंसिटी चेंज नहीं हुआ। देखो सॉलिड का कोई डेंसिटी चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पहले जितने नंबर ऑफ एटम्स था अभी भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स है, वो तो सिर्फ यहाँ से यहाँ दिया ना, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स तो अभी भी सेम है।
तो इसलिए डेंसिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा, डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और ये डिफेक्ट कौन दिखाएगा? shown by ionic substance in which there is large difference in size of ions। जो साइज ऑफ आयन्स है उसमें लार्ज डिफरेंस है, मतलब कैटायंस अगर इतना छोटा है तो अनायन इतना बड़ा होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए साइज में, तो ही दिखाता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्योंकि स्मॉल वाला तब यहाँ से हटते कहीं और चला जाता है। तो एग्जाम्पल्स कौन सा है? देखो, जिंक सल्फाइड है, AgCl है, AgBr है, AgI है, ठीक है, ये सब है जिसमें ये कैटायन वाला स्मॉल होता है, अनायंस वाला लार्ज होता है, ठीक है। ओके ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, इस वाले पॉइंट तो याद रखना। सर, नोट डाउन कर दे सब पॉइंट को। हाँ, नोट डाउन करो। डज नॉट चेंज डेंसिटी, इसको एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है। एटलीस्ट ये दोनों याद रखना और एग्जांपल्स तो याद रखना, बस। नोट डाउन करो। हुआ? सर थोड़ा सा बाकी सर, दो अच्छा।
Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट इज स्कॉटी डिफेक्ट। हम लोग दो टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स यहाँ पर पढ़े थे, फ्रैंकल हुआ, अब स्कॉटी होगा। तो स्कॉटी में क्या होता है देखो, जैसे डायग्राम से समझते हैं। स्कॉटी में क्या होता है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। स्कॉटी जैसे मेरा वो वाला क्या नाम है उसका, वैकेंसी जैसा, ठीक है। वैकेंसी मतलब अपने पोजीशन से पूरा बाहर चला जाएगा। वैकेंसी में वही था ना, अपने पोजीशन से पूरा बाहर चला गया तो वैकेंट क्रिएट हुआ था। Yes, sir. तो यहाँ भी वही होगा कि अपने पोजीशन से देखो पूरा बाहर चला जाए। यहाँ पर देखो ये वाला जो एटम है परफेक्ट क्रिस्टल से अपने पोजीशन से पूरा क्रिस्टल से ही वो बाहर चला गया है, यहाँ पर वैकेंट क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, तो ये मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज बाहर दिया है तो एक पॉजिटिव तो भी बाहर जाना पड़ेगा, तो ही वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। तो यहाँ से देखो एक पॉजिटिव चार्ज बाहर चला दिया है, ठीक है। तो वैकेंसी जनरेट हुआ और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। मतलब स्कॉटकी जो है नॉन आयोनिक के लिए, नॉन आयोनिक के लिए जो वैकेंसी था, नॉन आयोनिक के लिए जो वैकेंसी था, आयोनिक के लिए वही स्कॉटकी होता है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करना है। समझ में आया? अगर एक नेगेटिव बाहर दिया तो एक पॉजिटिव तो भी बाहर जाना पड़ेगा, तो ही जाकर वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करेगा। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इसको ड्रॉ करो पहले। इतने एटम्स नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। दो या तीन लाइन बनाओ तो भी चलेगा, दो तीन लाइन बनाओ, सिर्फ एक जगह से कैटन तो हटाओ, एक जगह से एनायन तो हटाओ बस। दिस इज परफेक्ट क्रिस्टल, दिस इज स्कॉटकी डिफेक्ट। Yes, sir. हुआ? ओके। ठीक है, तो ये स्कॉटकी डिफेक्ट का कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना। इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड्स। जो वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयोनिक में होता है वही यहाँ भी है, वैकेंसी डिफेक्ट। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस एंड आनायंस आर इक्वल्स। सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, Sir, स्कॉटकी note. डिफेक्ट। हाँ बोलो। Sir, note down करेंगे कौन सा? हाँ हाँ, नोट डाउन करना है। ऑल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी। तो डेंसिटी तो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि यहाँ पर पहले जितने एटम्स थे अभी उससे कम एटम है, इसलिए डेंसिटी डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो डेंसिटी वाला पॉइंट तो अच्छे से याद रखना है। ये आयनिक सब्सटेंस तो ये हम लोग लिखे, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, ये पॉइंट्स तो याद रखना है। स्कॉटकी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ आयंस में होगा और फ्रैंकल साइज में डिफर होगा, पैटर्न एनायन तब होता है। एग्जांपल्स तो याद रख लेना बस। AgBr देखो, AgBr shows both Frenkel as well as Schottky defect। तो ये एग्जांपल्स तो याद रखना। तो AgBr एक ऐसा एग्जांपल है जो Schottky और Frenkel दोनों दिखाता है।
यस सर, नोटेड। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पॉइंट्स डिफेक्ट में बहुत सारे हैं, ठीक है। पॉइंट्स डिफेक्ट का जो पार्ट है ये बहुत सारा है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, दैट इज स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इम्प्योरिटी वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।